गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे आज 5 अगस्त का द हिंदू। तो फर्स्ट शुरू करते हैं शिबू सोरेन की डेथ। तो ये शिबू सोरेन की मृत्यु हो गई है। ये कौन है? ये झारखंड के नेता हैं और विशेष रूप से ये ट्राइबल लीडर, जनजातीय नेता थे। जो झारखंड में क्या है, और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, उसका नाम था झामुमो। हिंदी में बोलते हैं झामुमो, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये पार्टी इन्होंने बनाई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कब? 1973 में। इसी पार्टी के बनने के साथ अलग राज्य की मांग शुरू हुई। अलग राज्य कौन सा? झारखंड। तो शिबू सोरेन ने जो पार्टी बनाई थी 1973 में, इस पार्टी के जो संस्थापक थे उसमें A.K. रॉय और विनोद बिहारी महतो, दो लोगों का योगदान भी था। तो ये थे फाउंडिंग मेंबर। अलग राज्य की मांग हुई, फिर झारखंड अलग राज्य बना। कब? 15 नवंबर 2000 को। और जब ये अलग राज्य बना तो इसके मुख्यमंत्री बने 3 बार। कौन? ये शिबू सोरेन। इसके अलावा ये कोयला मंत्री भी रहे केंद्र में, मनमोहन की सरकार में, मनमोहन जी की जो सरकार रही उसमें। या यूपीए की सरकार में मुख्यमंत्री रहे। तो ये अभी इस समय इसमें कौन है? इनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो इसके चीफ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, प्लस झारखंड के सीएम भी हैं इसमें। तो ये हो गया शिबू सोरेन के बारे में, जो हमारे लिए जरूरी था। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक ट्रॉफी हुई है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारत और किसके बीच होती है? भारत विद यूके। तो ये अभी क्या हो गई? ड्रा हो गई 2025 का। ये पहली ही ट्रॉफी थी जो ड्रा हो गई है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, सो एक जनरल आइडिया हमें रखना है। नेक्स्ट है पैन 2.0। ये क्या है? ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? पैन का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं हम लोग। पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर।
ये 10 अंकों का नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक संख्या का मतलब क्या? कुछ अल्फाबेट्स और कुछ संख्याएं, जिसमें 10 अंक होते हैं। और ये उपयोग किया जाता है किसमें? आयकर भुगतान के लिए, इनकम टैक्स आयकर भरने के लिए या भुगतान के लिए आवश्यक होता है ये नंबर। कौन जारी करता है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी जो है, सीबीडीटी। तो यहाँ पर हम टैक्स भरते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बारे में एक बात और, इसमें डिटेल्स क्या होती हैं? कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछ लिया गया है, डिटेल्स क्या होती हैं इसमें? इसमें आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ, और इसमें जो क्रूशियल चीज जो है वो है कि एड्रेस नहीं होता है। ये आपके लिए क्रूशियल है। एड्रेस नहीं होता है, इसलिए इसका एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आईडी कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसी का एडवांस वर्जन आया है। इसका पैन का एडवांस वर्जन क्या है? पैन 2.0। इसका जो टेंडर है वो दिया गया है, इसीलिए न्यूज में है, टेंडर दिया गया है एलटीआई माइंट्री को, एक कंपनी है। इसमें क्या करेंगे पैन 2.0 में? सभी पैन से जुड़ी हुई सभी सेवाएं, पैन से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही वेबसाइट होगी और उसी वेबसाइट पर जाकर सभी सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं जो पैन से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपका पैन है, ठीक है, टैन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, टीडीएस की हैं, ये सब चीजें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो ये हो गया पैन 2.0। नेक्स्ट है, छोटी सी न्यूज है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। इसमें बांग्लादेश न्यूज में रहता है। आपको याद होगा हम लोगों ने कल पढ़ा था जुलाई डिक्लेरेशन, वो किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से। ये उस चीज का द्योतक है जबकि वहां पर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने वो वहां से पलायन करके भारत आई थी। वहां की सरकार ने इसको जुलाई डिक्लेरेशन घोषित किया है। न्यूज अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए है कि वह भारत के जो मछुआरे हैं, भारत के मछुआरों को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। किसने? बांग्लादेश की जो सेना थी उसने, BAN, बांग्लादेश में। तो ये मछुआरों का जो मुद्दा है वो बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है दो देशों पर, भारत का एक तो श्रीलंका के साथ यही मुद्दा रहता है, और चूंकि जहां जहां पर मैरीटाइम बाउंड्री होगी, समुद्री सीमा, वहां पर ये समस्या होगी होगी। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारी समस्याओं में, जैसे कि एक तो हमारा सीमा विवाद है, थोड़ा सा सीमा, थोड़ा सा क्या, हमारी 40-96 किलोमीटर की लंबी सीमा है, ठीक है। और ये सीमा जो है सबसे लंबी सीमा है भारत की, भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ में। और ये सीमा क्या है? पोरस है, छिद्रिल। क्यों छिद्रिल? इसलिए मतलब बाउंड्री क्या है, स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट किस सेंस में?
क्योंकि यहाँ का जो भूगोल है, यहाँ पर जो धरातल है बहुत ही धरातल विषम है, या यूं कहे भूगोल बहुत जटिल है, प्लस ये सब जंगल से होके गुजरता है, और सब सरल शब्दों में तो वहां पर हमें बाड़ बनाना ये बहुत मुश्किल है। और जब ये छिद्रित होती है सीमा, तो क्या होता है उसकी प्रॉब्लम, कि वहां से अवैध प्रवासी भारत आते हैं। तो ये इनके साथ हमारी समस्या है, अवैध प्रवासी का भारत में घुसना। विशेष रूप से कहाँ पर समस्या हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ये असम में चले आते हैं। और प्रॉब्लम क्या है इनके साथ में, एक हमारा जल विवाद है नदी को लेकर के, और ये मछुआरा भी आप जोड़ देंगे तो ये कुछ विवाद है बांग्लादेश के साथ में, जो आपको जनरल पता रहना चाहिए, कम से कम कौन कौन से डिस्प्यूट्स हमारे इनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। एक न्यूज है कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर के। सिंचाई प्रोजेक्ट है, ये बनाया गया है गोदावरी नदी पर। हमें यही मैच करने के लिए आता है, तो गोदावरी नदी पर बना है कहाँ पर, तेलंगाना में। न्यूज में क्यों आया है, इसमें हुआ था भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति बनी थी, कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, पी.सी. घोष। इसका फुल फॉर्म पिनाकी चंद्र कहीं हो सकता है आपसे। एक और कमेटी बनी थी जिसमें चेयरमैन थे, नाम अभी तो नहीं याद है, पिनाकी चंद्र घोष। इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, इसलिए न्यूज में है, रिपोर्ट दे दी। किसे दी है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। कौन है इस समय तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी। तो इसी में इस रिपोर्ट जो आई इसमें आरोप लगाया गया है, आरोप का इसमें कहा है कि जो पहले के चंद्रशेखर राव, एक्स सीएम है, इनको कहा गया है भ्रष्टाचार, इनका संलिप्तता पाई गई है। हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ है, भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी कौन सी बनी थी, और किसको दिया है। तो ये हो गया कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है टेक्स्ट और कंटेक्स्ट से इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट की स्थिति क्या है। अभी एक महीना पहले इसी पर एडिटोरियल आया था, एडिटोरियल ने कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट में ही आया था, तब हमने चर्चा की थी, फिर से वंस अगेन हम देखते हैं क्या है स्थिति इसकी। हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, इसके पास एक फाइटर जेट है जिसका नाम है MiG-21। ठीक, हमने ये खरीदा है कहाँ से, रूस से। कब से, जब 1962 वार हुआ था, युद्ध लिखते हैं,
युद्ध के बाद खरीदा हमने, ठीक है। तो हमारे पास इसी के स्क्वाड्रंस हैं। ये मिग 21 क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू जहाज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइटर एयरक्राफ्ट। लड़ाकू जहाज क्या होते हैं? लड़ाई करने का काम करते हैं, हमला का काम करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मिग 21 लड़ाकू जहाज जो हमने रूस से खरीदा था 62 युद्ध के बाद से। उसके बाद लगातार भारत ने खरीदे, हजारों खरीदे होंगे लगभग। और इसका जो निर्माण किया गया था, निर्माण एचएल के द्वारा किया गया था, निर्माण वो भी लाइसेंस के बेसिस पर। रूस से लाइसेंस लेकर हमने एचएल के द्वारा, भारतीय कंपनी है जो पीएसयू है एचएल, उसने निर्माण किया था। तो ये जो मिग 21 रहे 62 जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसके बाद हमने खरीदा, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहे। जैसे 1965 का हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें फिर 1971 का वार हुआ, उसमें 1999 में कारगिल वार, अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसमें। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे। लेकिन मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। ये क्या होता है? फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, कॉफिन मतलब ताबूत। ताबूत आप लोग जानते होंगे, जो जब मृत्यु हो जाती है तो लोगों को क्रिश्चियन में क्या करते हैं, एक ताबूत के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। ये मैं आदमी बनाने का प्रयास कर रहा था जो कि बना नहीं। क्यों कहा गया था इसको ऐसा? क्योंकि इससे दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी। इससे होने वाली दुर्घटनाओं के कारण। अब चर्चा में क्यों है? अब ये हो रहा है रिटायर। क्या हो रहे हैं? इन्हें रिटायर किया जा रहा है अगले महीने, मिग 21 को। इससे क्या होगा, भारत में जो इनकी संख्या है स्क्वाड्रन की, वो क्या हो रही, घट रही है। लड़ाकू जहाज की संख्या, संख्या काउंट करते हैं स्क्वाड्रन में, कि स्क्वाड्रन की संख्या क्या हुई है, घट गई है। कितनी बची है? 29। और होनी कितनी चाहिए? 42। ये हमारा 42 क्या है? ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसका क्या बोलते हैं? सैंक्शन। मतलब इतने की हमने अनुमान, हमारा होना चाहिए 29 बचे हैं इस समय। और एक स्क्वाड्रन में 17 से 18 जहाज होते हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, जो 29 बच रहे हैं, ये चिंता का विषय है, ठीक है। क्यों चिंता का विषय है? कारण ये है, हमारा पड़ोसी हैं दो। एक तरफ है हमारा चीन और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। चीन के बारे में क्या है खास बात? अभी चीन के पास कम से कम उसने जो एयरक्राफ्ट है उसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट,
फाइटर एयरक्राफ्ट कितने हैं? लगभग स्ट्रेंथ है उसके पास 1900 की। चलिए कोई बात नहीं, संख्या उतना मैटर नहीं करती है, लेकिन हमारे लिए यहाँ चिंता का विषय यहाँ पर क्लासिफिकेशन है इसका। क्या? कि 2 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उसके पास। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके पास। कितने? 2। और 4th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं 1300। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम अपनी जो एयर फोर्स है उसको मजबूत करना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और क्या कर रहा है चीन? कर क्या रहा है, इसके पास जो एक स्पेस क्राफ्ट है J-35 स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। देखिए नाम ना याद रहे कोई बात नहीं, आपको याद रखना कि हो क्या रहा है उसमें। इनको बेच रहा है पाकिस्तान को। तो भारत के लिए तो खतरा है इस इस परिदृश्य में, वो भी जबकि हमारे पास जो है जो फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या घट रही है लगातार। तो भारत को अपनी वायु सेना मजबूत करने के लिए कुछ करना होगा। कैसे? हम इस समय क्या यूज कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या है? हम इस समय यूज कर रहे हैं LCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट जो HAL ने बनाया है। इसके अलावा हमारे पास है सबसे ज्यादा संख्या में है सुखोई 30 MKI, जैगुआर है हमारे पास। ये सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। मिराज 2000 हम लोग यूज करते हैं। अभी आपको याद होगा हमने राफेल भी खरीदा गया, भारत ने खरीदा है, या रफाल बोलते हैं। और MiG-21 ये सब हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। कुल जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कम है। ये चिंता का विषय है। इसके लिए हमने क्या किया, निदान जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारा रक्षा मंत्रालय, इसने टेंडर दिया था 83 एयरक्राफ्ट का। किसको? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ये कौन से एयरक्राफ्ट थे 83? LCA मार्क 1A। इनको टेंडर दिया था और इनकी डिलीवरी शुरू हो जानी थी। अब तक डिलीवरी 2025 में होनी थी, बट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसके लिए इंजन जो चाहिए थे, इसके लिए इसको बनाने के लिए इसके लिए इंजन खरीदना था। कि कहाँ से? अमेरिका की कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, GE एरोस्पेस से। सिंपल समझिए, अमेरिका से। और इसने इंजन सप्लाई किए हैं। अब इंजन अब सप्लाई किया है, वो भी एक दो आए हैं अभी तक शायद। 2 साल डिले लगभग। और जब इंजन ही नहीं होगा तो बनेगा कैसे? तो मेन समस्या की क्या है? इंजन की थी। अब इंजन इन्होंने सप्लाई किया है, तो अब भारत जो है HAL बनाना शुरू करेगा। एक तो ये प्रॉब्लम है।
जो डिलीवरी की। दूसरा क्या था, भारत के पास क्या है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग पढ़ते हैं, लड़ाकू जहाज। तो भारत बना रहा है लड़ाकू जहाज, उसका क्या नाम है, AMCA। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। कौन सा, 5th जनरेशन। और इसका पूरा नाम क्या है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस मतलब उन्नत, मीडियम मतलब मध्यम साइज का, कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाकू, और एयरक्राफ्ट। इसका टेंडर भारत ने दे रखा है, किसको दिया है, HAL बनाएगा। फिर वही समस्या है इसके लिए, इंजन कहाँ से आएगा। या तो हम इंजन का विकास कर लें, तभी हम बना पाएंगे इतना। अदरवाइज सबसे बड़ी समस्या है एयरफोर्स में, आपको जो नोट रखना है, करना है, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर भी वही समस्या है, इंजन की। तो हमें इस इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भर बनना होगा। आपको लास्ट में यही याद रखना है, आत्मनिर्भरता चाहिए भारत को। अगर भारत अपना जो हवाई सीमा है सुरक्षित करना चाहता है, तो भारत को 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना होगा, और उसको बनाने के लिए हमें इंजन की जरूरत होगी। तो ये हमें सबसे कोर में याद रखना है डिफेंस के सेक्टर में, कि भारत कोई भी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हम जो है आयात के इंजनों पर निर्भर है, विशेष रूप से हम यहाँ से कर रहे हैं जो जनरल इलेक्ट्रिक USA की, क्योंकि अगर ये इंजन नहीं देंगे तो बनाएंगे कैसे। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल इसका जो कंसेप्ट था इंडियन एयर फोर्स का। ठीक है।